डेड पोएट सोसाइटी एक फिल्म है, उसकी कुछ लाइनें हैं। हम कविताएं इसलिए पढ़ते या लिखते नहीं हैं क्योंकि वह सुंदर या प्यारी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस और मानव जाति जुनून से भरी है। मेडिसिन, लॉ, बिजनेस, ये सब जरूरी है जीवन में सरवाइव करने के लिए, पर कविताएं, कहानी, प्रेम, ये सब वह चीजें हैं जो हमें जीवित रखती है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी कुछ किताबों की, कहानियों की बात करेंगे। इसमें से कुछ फिलोसॉफिकल किताबें हैं, पॉलिटिक्स की सच्चाई दिखाती हुई कहानियां और कुछ मानवीय संघर्ष को। तो पहली किताब है द आउटसाइडर। हिंदी में से पढ़ना चाहें तो हम अजनबी के तौर पे पढ़ सकते हैं, और कहीं कहीं ये स्ट्रेंजर के रूप में भी प्रकाशित हुई है। ये किताब खास क्यों है, इसको समझने के लिए मैं इस किताब की पहली कुछ लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आज माँ की मृत्यु हुई, हो सकता है कल हुई हो, ठीक ठीक नहीं बता सकता। आश्रम से आए हुए तार में बस इतना लिखा है, तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया, अंत्योष्टि कल है, हार्दिक संवेदना। अब उपन्यास की इस पहली लाइन को पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि ये जो पात्र है कितना अधिक असंवेदनशील, कितना अधिक अमानवीय है। पर क्या सच में कुछ ऐसा है? नहीं। इस किताब को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा अल्बेर कामू की, जो इस उपन्यास के लेखक हैं और जो किताब 1942 को छपी, उनकी फिलॉसफी को समझने की। इस किताब का जो मुख्य पात्र है वो है मैसॉल्ट। वो पूरे समाज में अपने आप को अजनबी महसूस करता है। वह एक दफ्तर में काम करता है, दफ्तर में भीड़ भाड़ रहती है हमेशा, पर उस दफ्तर में भी अपने आप को अकेला पाता है। हम अपने आसपास ऐसे कई व्यक्तियों को देख सकते हैं जो भीड़ में भी एकांत ढूंढते हैं, या वे कोशिश करते हैं भीड़ में भी अकेला महसूस करने की या अकेला बने रहने की। मैसॉल्ट उसी तरह का किरदार है। उसे अपनी माँ की चिट्ठी मिलती है। अपनी माँ की चिट्ठी को वो इस तरह से पढ़ता है जैसे कि दफ्तर में कोई फाइलों को वो पढ़ रहा हो। तो क्या इस किरदार को के इस तरह के व्यवहार से हमको यह समझ लेना चाहिए कि वह संवेदनशील है या समाज के लिए, समाज में बने रहने के लिए लायक नहीं है? जी नहीं। मैसॉल्ट का दुनिया को देखने का नजरिया अलग है। वो दुनिया को बेतुकेपन से, अनर्थक तौर पे देखता है, यानी उसके लिए इस दुनिया का कोई अर्थ नहीं है। चाहे एक बहुत बड़ी घटना घट जाए या एक मामूली घटना, उसके लिए सब एक बराबर है। वो मृत्यु की अतार्किकता को सबके सामने रखता है। मैसॉल्ट को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि ये सब सच है। यदि आप इस किताब को अंत तक पढ़ें और बिना किसी पूर्वाग्रह के पढ़ें, यानी पहले से जज किए हुए बिना, तो आप समझ पाएंगे मैसॉल्ट क्या महसूस कर रहा है। तो सच आपके सामने रख रहा है, और सच को रखने का उसके सबसे बेहतर तरीका है कि वो अपनी माँ की मृत्यु के प्रति शांत, मौन बना हुआ है। तो आप इस किताब को शुरू कर सकते हैं। हो सकता है इस किताब को पढ़ने के बाद आपके कुछ विश्वास डगमगाएं, और आप किताब को जब अंत तक पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे अल्बेर कामू की फिलॉसफी और एक नया तरीका जीवन को देखने का। क्या होगा जब एक किसान के फार्म हाउस में उसके ही पालतू जानवर उसके खिलाफ बगावत कर दे? ऐसे कुछ हो रहा है जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास एनिमल फार्म में। ये 1945 को छपी थी। इसका किरदार है एक विक्टर जोन्स, जो इस फार्म का मालिक है, परंतु उसका अपने ही पालतू जानवर के प्रति रवैया अच्छा नहीं है। इस रवैये के खिलाफ सारे पालतू जानवर एकत्र होते हैं और उसके खिलाफ विद्रोह करने की रणनीति बनाते हैं। इसका नेतृत्व करता है एक सुअर जिसका नाम है ओल्ड मेजर। परंतु ये किताब केवल मनुष्य और जानवरों के बीच संघर्ष की नहीं है। ये अधिक ताकतवर लोगों के खिलाफ कमजोर लोगों का संघर्ष है। जॉर्ज ऑरवेल खुद कहते हैं कि इसमें अधिक अंतर नहीं है, क्या मनुष्य जानवरों के खिलाफ लड़े या जानवर मनुष्यों के, या मनुष्य मनुष्यों के खिलाफ। इस उपन्यास में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यह उपन्यास फोकस्ड है अधिनायक फवाद पे, कैसे विद्रोह होता है, विद्रोह सफल होता है और उसके बाद उसी विद्रोह में से कुछ लोग उसी शोषण के समूह का हिस्सा बन जाते हैं। तो क्या ये
संघर्ष सफल हो पाता है या नहीं पाता, इसके लिए आपको इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा नोवेल है 1984। ये लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने और प्रकाशन है राजकमल। सोचिए आप एक ऐसी जगह में हैं या एक ऐसे देश में हैं जहाँ पर आपके खान पान, आपके रहन सहन, यहाँ तक कि आप क्या सोच रहे हैं इस पर भी नज़र रखी जा रही है। आप एक घर में रहते हैं और घर में एक टेलीविजन स्क्रीन है जो 24 घंटे आपकी गतिविधियों पर नज़र रखती है। यहाँ तक कि जब आप सो रहे हैं तो वह भी आपके चेहरों के हाव भाव की प्रतिक्रिया पर नज़र बनाए रखी हुई है। सोचिए आप एक ऐसी स्थिति में होंगे तो क्या करेंगे। ठीक ऐसा ही कुछ हो रहा है जॉर्ज ऑरवेल के इस उपन्यास 1984 में। इसका नाम भले ही 1984 है परंतु ये 1948 में छपा था। जब ये छपा तो ये कई बार प्रतिबंधित भी हुआ परंतु आज ये प्रतिबंधित नहीं है। मेरे लिए ये मस्ट रिकमेंडेड बुक है आपके लिए। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं इसमें लगभग खो गया था। इसका मुझे मुख्य पात्र विंस्टन स्मिथ, वह भी कुछ इसी तरह के तनाव से परिचित है, इसी तरह के तनाव के साथ जी रहा है। वह उन्हीं मंत्रालय में काम करता है जिसके द्वारा सरकार आम लोगों पर नजर बनाए रखती है। विंस्टन सोचता है कि क्यों उसे इस तनाव के साथ जीना पड़ रहा है, क्यों वह प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, प्रेम की बातें नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वह जो चाहे खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, यानी इस तरह की कोई भी चीज़ वह नहीं कर सकता। विंस्टन स्मिथ प्रयास करता है संघर्ष करने का, तो क्या विंस्टन स्मिथ इस संघर्ष में सफल हो पाता है? इसको जानने के लिए हमको यह उपन्यास पढ़ना होगा। मेरे लिए मस्ट रिकमेंडेड बुक है, जैसा मैंने पहले भी कहा। और हम जब इस उपन्यास को पढ़ रहे होते हैं तो हमें महसूस होता है हमारे आसपास भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। ये नोवेल भले ही कल्पना के साथ रचा गया हो परंतु इसमें बहुत अधिक सच्चाई है। तो आप इस उपन्यास को अपने अगली किताब के तौर पर 2026 की शुरुआत के लिए पढ़ सकते हैं। अगला नोवेल है दी प्लेग। इसको लिखा है अल्बेयर कामू ने और इसका हिंदी में प्रकाशन किया है राजकमल प्रकाशन ने। एक शहर है ओरान, ये बाकी शहरों की तरह ही है। यहाँ के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में इतने व्यस्त हैं, वे अपने काम पे जाते हैं, छुट्टी के दिनों में होटल, रेस्तरां, पब, इन सब में अपना दिन काटते हैं। बाकी सब कुछ समान चलता है परंतु एक दिन ये शहर, जैसे नोवेल के शीर्षक से हमें पता चलता है, प्लेग से ग्रसित हो जाता है। पूरे शहर में प्लेग की महामारी फैल जाती है। ये कहानी उसी पर आधारित है, कैसे इस शहर के लोग इस प्लेग की महामारी से निपटते हैं। इसका एक किरदार है डॉक्टर रियो और एक और किरदार है जो कि एक चर्च का पादरी है। दोनों के बीच एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, एक तनाव देखने को मिलता है। डॉक्टर रियो इस प्लेग की महामारी से लड़ने के लिए अपने कर्म पर ज़्यादा ध्यान देता है, जबकि जो फादर है वह यह कहता है कि ये सारी मुसीबत का कारण हम स्वयं हैं, यानी हमारे ही पापों का ये दंड है जो भगवान ईश्वर हमें दे रहा है। बल्कि डॉक्टर रियो इसके खिलाफ है। वह कहता है कि ये महामारी भले ही हमारी हो बल्कि परंतु इससे हम लड़ सकते हैं और डॉक्टर रियो उपन्यास के अंत तक इसे लड़ने की कोशिश कर पाता है। तो क्या ये शहर, इसके लोग इस प्लेग की महामारी से जीत पाते हैं? इसको समझने के लिए हमें ये उपन्यास द प्लेग पढ़ना होगा। इन 4 किताबों से आप अपने 2026 की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप इसको 2026 की शुरुआत के साथ ही पढ़ें, आपका जब मन करे आप किताबों के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप रोज के तनाव से, भाग दौड़ से, अपने रोज के दफ्तर के काम से थक गए हैं, एक कुछ नया करना चाहते हैं या आपने आज से पहले कभी किताबें, खासकर लिटरेचर की किताबें नहीं पढ़ी हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताबें आपके लिए हो सकती हैं। ये किताबें आपको जीवन को देखने का एक नया नज़रिया दे सकती हैं। पहली किताब द आउटसाइडर तो आपको बिल्कुल ही बदल के रख सकती है यदि आप उसको बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना पहले से जज करके पढ़ें। बाकी 1984 और एनिमल फार्म आपको ये समझाएगी कैसे पॉलिटिकल लोग, कैसे सरकार आप पर नियंत्रण रखती है। और अंत में द प्लेग आपको मानवीय संघर्ष की स्थितियों को दिखाएगी, कैसे संघर्ष के दौरान मनुष्य अपनी प्रतिक्रिया करता है, कैसे उसके हाव भाव, उसकी बातें, विचार उस महामारी के तीर भोतने के साथ साथ बदलते रहते हैं।